देखने जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता था और आने के बाद डांट खानी पड़ती थी। कैरेक्टर में घुस के काम कर रही थी कि अगर आटा गूंदना है तो मैं कैरेक्टर में घुस के आटा गूंद रही हूँ। नकल वकल उतारती थी, किसी की मिमिक्री कर दी। बेटी फिल्मों में काम कर रही है पर माँ बाप के पास टीवी तक नहीं। बिकॉज मैं कभी कभी स्ट्रगल में फंसी रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि तुम मामा नहीं कंस मामा हो। वो कैसे समझाएं लोगों को कि क्या कर रही है। तो मामा जी ने ये ब्लफ खेला क्योंकि कभी कभी किसी को अपने सपनों के लिए लड़ते हुए देखना अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग होता है। मैं आज आपको एक ऐसे ही आर्टिस्ट से मिलाने वाला हूं। इनका नाम वर्तिका तिवारी है। यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने पढ़ाई की है। ये एक्टर हैं, लिखती हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्म से बनाती हैं और बहुत कुछ करती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। वर्तिका, आपका स्वागत है कि आप ओपन थिएटर पे आए। शुक्रिया। और मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ और तो मुझे याद है पहली बार मैं आपसे मिला था आपकी फिल्म त्रिवेदी जी की स्क्रीनिंग पे। अच्छा। हाँ, वो मतलब पहली बार मैंने देखा था शायद। अच्छा। हाँ, मैंने मिला तो ऐसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन हाँ। वहाँ भी नहीं हुआ था शायद वैसे। जी जी। लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसे पहली बार आपको देखा था और मुझे ये पता चला था कि ये जो फिल्म है आपने लॉकडाउन में एक कमरे में आपने शूट किया फिल्म को जी। और एक्टिंग की और सब कुछ आपने किया और आई थिंक राजेश तेलंग जी वो डायरेक्ट करते थे ओवर जी कॉल। या हाँ, तो वो ये तो मुझे पता कि हाँ वो डायरेक्ट कर रहे थे, आप दोनों ने मिलके बनाई है, सोलो आपका एक्ट था। और कोई स्क्रिप्ट वैसे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जैसा कुछ नहीं था, आप शूट कर रहे थे। वो काफी एक नाटक में जैसे हम करते हैं डिवाइस प्ले करते हैं वैसे ही हमने फिल्म में भी डिवाइस किया। लाइक यू कैन से डॉक्यू ड्रामा। तो जो कुछ भी आसपास हो रहा था वो इनकॉर्पोरेट हो रहा था अपनी स्क्रिप्ट में। तो आज तक उसके स्क्रिप्ट ना तो लिखी गई है ना एग्जिस्ट करती है। ओह लवली। वो क्या जो है वो एक्सपेरिमेंट, सब क्या हाँ सुपर एक्सपीरियंस। या तो मैं उस बात से मैं बहुत मेस्मराइज था कि मैंने कहा कि एक तो आप ऐसे शूट कर लो, आप कुछ भी शूट करते रहो, और आप बहुत अच्छा शूट किया है, मतलब जिस जिस तरीके से आपने, और फोन से किया है आपने। और अलग 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 एंगल से लिया है और जिस जिस तरीके से लिया, सारे जो एलिमेंट आपने इकट्ठा किए और उन सब एलिमेंट को मिलाकर के एक कहानी बन रही है। मतलब ये I think it's credit goes to Rajesh Dalling sir because it was really tough for him actually because मुझे नहीं लगता था कि मैं कैमरा कर सकती हूँ या ये जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं ये कोई मतलब कुछ सेंस बनेगा इसका। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, ये मतलब मेरा मजाक उड़ने वाला है और कुछ नहीं। बट ही वाज द वन जो काफ़ी डिटरमिन्ड थे एंड मुझे पुश करते रहे कि नहीं जैसा भी हो शूट करते रहो, शूट करते रहो, हम किसी को नहीं दिखाएंगे, हम खुद देखेंगे बैठ के बस और कुछ नहीं होगा। बट वो बहुत मेरे लिए बहुत इनक्रेडिबल एक्सपेरिमेंट था। ये मेरे लिए भी बहुत इनक्रेडिबल एक्सपेरिमेंट था और एक्सपीरियंस भी बहुत इनक्रेडिबल था बिकॉज शायद उसके बाद से मैंने सिर्फ जहाँ तक सिर्फ एक्टिंग तक सीमित रही, शायद मैंने अभी डिफरेंट डायमेंशंस को भी मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की उसके बाद, त्रिवेदी के बाद। तो मैं इस ये बात मैंने यहाँ से इसलिए शुरू की क्योंकि जब मैंने पहली बार मिला तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अच्छा, मतलब यार ये एक्टर भी है, कैमरा इसने खुद किया है, और ऐसे ऐसे मतलब तो मैंने अच्छा फिर पता लगा अच्छा NSD से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ी हुई है। तो मैंने कहा ओ ऐसे बहुत इंग्लिश होंगी और बहुत लिटरेचर की दुनिया में ऐसे, मतलब अरुंधति रॉय वाला जैसा मतलब इनका ग्रुप रहा होगा। हाँ, ऐसे ही टैलेंटेड लोग इतना एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, मतलब ये था। तो मुझे लगा कि आप शायद ना कि हमेशा ऐसा जो आपके जो स्कूल कॉलेज का भी नाम होगा वो सेंट जेवियर्स होगा। और मतलब तो मेरा ये इमेज था, मतलब मैंने आपको यहाँ से देखना शुरू किया था क्योंकि राजेश तलंग सर थे, लेकिन मैंने आप उससे मुझे पता था कि आपने बहुत डायरेक्ट किया है, आपको गाइड किया है। बट मेरे लिए बहुत मिसमराइजिंग था वो ऐसा देखना जो आपने किया था और आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पूरे लॉकडाउन में रहते हुए उसे शूट करके उसकी कहानी बनाई थी। तो मेरा ये था कि ये बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए। इंटेलिजेंस से ज्यादा मुझे लगता है कि टेकिंग क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी इज अ रियल थिंग। अदरवाइज इंटेलेक्ट के चक्कर में तो मैं 3 साल 4 साल से सिर्फ सोचती रह जाती थी कि ये सही है, ये गलत है, अच्छा ये मेरे टाइप का नहीं है, अच्छा मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा है, अच्छा ये ऐसे हो रहा है वैसे। तो फिल्मों में काम मिलना इतना आसान नहीं होता है।
पर क्राइसिस में आपको अपना अपना अवसर चुनना पड़ता है। या तो ये एक मैंने चीज़ सीखी है राजस्थान से। तो मैं उसके बाद जब मैं वहाँ आपसे मिला, तो मुझे ये मेरी छवि थी कि मतलब ऐसे है तो, और फिर उसका मुझे एकदम उल्टा शॉक लगा जब मुझे आपका बैकग्राउंड पता लगा कि आप शॉक नहीं इसलिए मैं, क्योंकि आप रूरल इंडिया से बिलोंग करते हो, मतलब एक प्रॉपर गांव से आते हो, यूपी के गांव से आते हो, और मैंने भी गांव देखा हुआ है, और मुझे भी एक्टर बनना था, और पर ये सोच पाना या घर में कह पाना मेरे लिए मतलब एज ए लड़का होकर, मैं लड़का लड़की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक है मतलब हाँ, वो एक चैलेंजेस होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रगल होता है, एटलीस्ट माइंड में होता है कि आपका माइंड में नहीं होता, इनफैक्ट वैसे रेसिप्रोकेट भी होता है। हाँ रेसिप्रोकेट, तो वो एक वॉल, इनविजिबल वॉल बन जाती है। तो और जब मैंने जाना कि आप तो मतलब ऐसे किए ना कि आप, मैं और आप ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड से आते हैं, और फिर तो मेरी बड़ी ऐसा ये क्यूरियोसिटी थी कि आप मतलब एक प्रॉपर गांव से आप आते हो, बिलोंग करते हो, आप पले बड़े हो, बहुत अच्छी अवधि बोलते हैं आप और उसके साथ साथ उसके बाद आप दिल्ली NSD और ये करते हुए फिर मुंबई आना, मुंबई आकर के फिर आपने मतलब आपको मैंने काम करते हुए ऐसे देखा, तो वो मेरे लिए मतलब ये मेरे लिए था कि यार बहुत अच्छी कहानी होगी इसके पीछे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड में वो टर्निंग पॉइंट कि आपका निकलना, और टर्निंग पॉइंट टुवर्ड्स चूजिंग दिस प्रोफेशन। मेरा जो गांव है वो इलाहाबाद और बनारस के बीच में बिल्कुल पड़ता है। मेरे गांव का नाम है आनापुर। किसी जमाने में ये एक आने में खरीदी गई जमीन पर बनाया गया था, इसलिए आनापुर नाम पड़ा है। मतलब ये इसका एक्चुअल स्टोरी जी एक्चुअली। अच्छा, ये मैं पहली बार मैं जिंदगी में सुन रहा हूँ। मेरा ये हमेशा सवाल होता था कि यार ये गांव के नाम रखे कैसे जाते हैं, ऐसे ही रखे। हाँ, लेकिन मैं आज तक मैं सबसे पूछता था कि ये गांव का नाम ये क्यों है, और ये लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है। हाँ। अब जैसे जो मेरे गांव का नाम है, अच्छा अब कुछ भलतेरे नाम होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं, लेकिन आपको मतलब आपको पता है कि ये एक आने में खरीदा गया। क्योंकि मेरा जो गांव है, मतलब मेरा जो पूरा गांव जो बसा है वो एक परिवार की मतलब पूरी प्रजातियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते मतलब 300 साल पहले कोई गोरखपुर से कोई आए थे, तो वो आके यहाँ पे बसे थे, और किसी ने उनको उनके ज्ञान के मतलब उनका जो पूरा वेदों पुराणों का जो पूरा एक ज्ञान था का भंडार था, उसके एवज में कि वो यहीं रह जाएं। विद्वान का बसना गांव में और हमारे जैसे लोगों के बीच में बसना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक मतलब उनको ज़मीन एक आने में 51 बीघे ज़मीन लिखी गई थी और कुछ ज़मीन दहेज में मिली थी उनको जब शादी हुई थी तो उनको। तो इस तरीके से पूरा गांव बसा है। तो एनीवेज, तो मैं उस खानदान से हूँ। आनापुर गांव नहीं, खानदान है मेरा। तो हाँ, तो मैं वहाँ पे पैदा हुई, यूपी के बिल्कुल बीच में, और मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मैं सोच भी नहीं सकती थी। इनफैक्ट मेरे घर में टीवी भी नहीं था तो, और आज भी टीवी नहीं है। बेटी फिल्मों में काम कर रही है पर माँ बाप के पास टीवी तक नहीं, बिकॉज माँ ज़्यादातर रेडियो में रहती थी, अभी भी रेडियो में रहती हैं, विवेक भारती उनका। बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो आज भी पूरा गांव का सेटअप है। तो मेरा मतलब ये आपका गांव एकदम बचा हुआ है जैसे गांव होता है, क्योंकि जैसे हमारे गांव बहुत बदल चुके हैं। मतलब नहीं, बदलाव मुझे लगता है कि आप अपने घर में गांव में जाकर आप क्या महसूस करते हैं, महसूस करने के स्तर पे आपका गांव कितना बदला है वो इस बात पे निर्भर करता है कि लोग कितने बदले हैं। तो मेरे यहाँ पे लोग अभी भी समहाउ कुछ ना कुछ बचे हैं, पर नहीं, चेंजेस तो बहुत बहुत वियर्ड हैं। अच्छा, आई थिंक मैं अपनी मेमोरीज को लेकर जाती हूँ, इसलिए मैं शायद वही चीज़ें देखती हूँ। तो मे बी मैं शायद उस चेंजेस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए शायद मैं वो ऐसे ही रखती हूँ। एनीवेज, तो मैं बस वहाँ मतलब बड़ी हो रही थी, वो सब चल रहा था, एंड पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता था। बहुत बढ़िया। सिनेमा को देख के एकदम ऐसे। तो टीवी नहीं, सिनेमा देखती कहाँ थी? पड़ोस में। अच्छा। ताई जी के घर,
तो फिल्म देखने जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता था और आने के बाद डांट खानी पड़ती थी। ये एकदम तो ये मतलब फिक्स होता था। fix होता हाँ, था। ये फिक्स होता था। परमिशन लेने के बाद भी डांट खानी हाँ, पड़ती। परमिशन लेने के बाद भी डांट पड़नी पड़ती। तो मुझे लगता था कि माँ डांटती क्यों है, उनको पता क्यों नहीं है कि फिल्म जो है वो 3.5 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म होती है। अच्छा, तो जब ओके। परमिशन दे ही दिया हाँ, है तो तो आने के बाद इतना क्यों सुनाया जाता हाँ, है। तो उनको पता नहीं होता था कि हमने बोला था जाके देखा और तो तुम जो है 2-3 घंटे के बाद आ रही हो, मतलब 3 घंटे के बाद, मतलब एड मिला करके। हाँ, हाँ, तो उनको लगता कि इतना देर, मतलब क्योंकि उन्होंने देखा, वो देखती नहीं थी, उनको पता नहीं नहीं था। वो देखती थी, वो फिल्मों की बहुत शौकीन है। अच्छा, वो मेरी माँ बहुत शौकीन है फिल्मों की, पर पता नहीं उनको ऐसा उस टाइम मतलब पे एक आई थिंक पेरेंटिंग में ना हम अच्छा क्या लगता है एंटरटेनमेंट को हम एक्सक्लूड करके रखते हैं पेरेंटिंग में। तो हमारे टाइम में तो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल पेरेंटिंग थी। एक्सपेरिमेंटल भी नहीं था, इनफैक्ट अब एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं पेरेंटिंग को लेके। तो एनीवेज, तो मैं गाँव में ही रहती थी, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, घर के कामों में जी नहीं लगता था, तो मैं एक्टिंग करती थी काम करने की। और मैं कैरेक्टर में घुस के काम करती थी कि अगर आटा गूंदना है तो मैं कैरेक्टर में घुस के आटा गूंद रही हूँ, अगर कपड़े धोने हैं तो मैं कैरेक्टर में घुस के एकदम सताई हुई लड़की की तरह वो सब कर रही हूँ। मतलब उस समय गांव में भी? हाँ, मतलब अपने मन ही मन में मैं इमेजिन करती थी कि यहाँ कैमरा लगाए, यहाँ कैमरा लगाए, और मैं अपना काम करती थी। ओह, नाइस। तो काम करने का परफेक्शन थोड़ा थोड़ा आते रहता। तो जब काम परफेक्ट होने लगा तो मुझे समझ में गया अच्छा मेरा कैरेक्टर सही जा रहा है, परफेक्ट है, तो कैरेक्टर को तो काम मतलब करना ये आता है। सोचती थी कि मुझे एक दिन एक्टर बनना है? नहीं, अच्छा, मैं ऐसी जगह पे पैदा ही नहीं हुई थी कि आप सोच कि सके। मैं सोच भी सकती हाँ, थी। मैं इमेजिन करती थी और इमेजिन करके खुश थी। हाँ, कि मतलब मैं वो कर रही हूँ कि हाँ, मैं, मतलब हाँ, मैं कैमरे के सामने आटा गूंथ रही हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, कि या मैं चूल्हे पे कंडे के साथ में लकड़ी लगा के मैं खाना बना रही हूँ, तो उसमें मतलब खाना बनाते हुए भी एकदम ऐसे, खाने बनाने के पहले अपनी खुद की प्रिपरेशन होती थी। मटमैला सा सूट पहनना, 2 चोटी फीते से रिबन से चोटी कॉस्ट्यूम करना, वॉस्ट्यूम सब पूरे होता था। कॉस्ट्यूम के साथ, और थोड़ी चेहरे पे ऐसे मतलब शिकन लेकर बैठती थी कि मतलब नैरेटिव कुछ भी हो सकता है, मेरे माँ बाप सता रहे हैं टाइप्स, अच्छा, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, उस टाइप का माइंडसेट लेके मैं काम करती मैं थी। आटा गूंथना है। आटा गूंथना है और खाना बनाना, ये सब होता था। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पिताजी किसान हैं। ओके। तो किसान हैं तो इतना वेल ऑफ नहीं थे कि मेरे शादी वादी के बारे में इमीडिएटली प्लान कर सकें या कुछ ऐसा कर सकें। तो मौका मिल गया। तो मेरे मामा जी हैं जो भगवान उनका भला करे, तो वो मुझे दिल्ली लेकर आए। अच्छा, 10th स्टैंडर्ड के बाद। अच्छा, हाँ, तो 10th के बाद फिर ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, उसके बाद फिर तब तक ये सब चलता रहता था, पर वहाँ पे थोड़ा सा माहौल अलग था, उस घर में माहौल थोड़ा अलग था, थोड़ा नाच गाने का, और नकल वकल उतारती थी, किसी की मिमिक्री कर दी। तो ये सारी चीज़ें का थोड़ा एक्सपोजर था, लोग इंटरटेन करते थे अच्छा। ऐसे शौकों को, और काफ़ी इंकरेज भी करते थे कि अच्छा ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तो ऐसे चलता था। तो ग्रेजुएशन के बाद एकदम से फिर से मेरा असलियत निकल के आई कि मैं पढ़ने में क्या हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको आई थिंक एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप पढ़ने की एक्टिंग करती हैं। उन्होंने मतलब ये कहा कि आप पढ़ने की एक्टिंग करते हैं, तो इसलिए आप अब एक्टिंग ही कर लो। हाँ, सीखो एक्टिंग। और फिर उन्होंने कहा कि मतलब अच्छा, हाँ, सीखो। हाँ, सीखने के लिए सीखो, बोला। मैंने सीखो। कहा कि पापा नहीं मानेंगे, तो थोड़ी डांट पड़ी इन्हें लेके, ठीक है तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, तो एनएसडी जाके या तो पता करके बताओ कि क्या प्रोसीजर है और कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए तुमको, थिएटर करना चाहिए, कौन सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, या तो ये बता दो, और या तो फिर ये बता दो कि लड़का कैसा चाहिए। तो मुझे लगा कि यार ये इंसान तो ज़्यादा सीरियस है। Oh my God. इसकी सीरियसनेस तो मतलब क्या बात है, ये जीवन की पहली सुंदर डांट है जो मुझे मेरे लायक डांट है, और मैं इस डांट को मैं सराखों पे रखते हुए मैंने जाके अगले दिन पता किया। You have been so fortunate. Yeah, I have been. तो मतलब Yeah. मेहनत अपनी जगह होती है, पर मुझे लगता है कि किसी का हाथ होना, किसी का सहारा, बिना सहारे के आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल है। Correct. बहुत मुश्किल है। सही है। तो कई बार शुरू में उस रास्ते पर ढकेलने के लिए कुछ सहारों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जो स्ट्रगल होता है उसी के सहारे आप आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में मतलब ऐसे मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जिसको ये ऑप्शन दिया गया, शायद ही कोई होगा कि ये ऑप्शन दिया गया कि या तो शादी कर लो, मैंने बहुत अच्छे काम कुछ किए होंगे पहले, या तो शादी कर लो, या तो जाके मतलब एक्टिंग कर लो। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब ये, और मतलब और सबके मतलब चीजों के ऑप्शन दिए होंगे, बट ये ऑप्शन कोई नहीं देता। कोई नहीं देता। माय गॉड।
आपके मामा जी हीरो है मतलब। हाँ हीरो है। हाँ। मैं कभी कभी स्ट्रगल में फंसी रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि तुम मामा नहीं कंस मामा हो। मुझे मुझे मतलब ऐसे ही चस्का लगा के छोड़ दिया इंडस्ट्री में। यार देखो कितना मतलब मुश्किल है काम मिलना, और कितना मुश्किल है सस्टेन करना, हम्म, और कितना मुश्किल है अपने आप को संभाल के रखना, हम्म, अपने आप का अपना जज्बा और अपना इंटरेस्ट बनाए रखना, हम्म, वो जुनून बरकरार रखना हम्म। कितना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद आप एनएसडी गई। जी मैं उसके बाद एनएसडी गई, और फिर और मैंने मतलब इमीडिएटली एनएसडी नहीं, पर हाँ कुछ टाइम लगा। हाँ। थोड़ा बाहर थिएटर वेटर किया, फिर एनएसडी गई। एनएसडी के बाद फिर प्लान किया कि नहीं, आई थिंक मुंबई और एक खबर मैंने सुनी थी ना आपकी, जी। पूरे आपके गांव में पता फैल गई थी कि आपने एनएसडी में टॉप किया था। नहीं मतलब वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा है मतलब। हाँ, वो कैसे समझाएं लोगों को कि क्या कर रही है। तो हाँ। मामा जी ने ये ब्लफ खेला क्योंकि मेरा रोल नंबर 1 था। मतलब आपका जो नाम में जो लिस्ट में नाम आया था तो आपका रोल नंबर 1 था, हाँ तो इसलिए सबसे पहले आपका नाम था। हाँ वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, जिन जो सिलेक्ट होते हैं उनका नाम आता हाँ, है। मतलब कि 105 25 30 बच्चों में आपने 27 या 26 सिलेक्ट करना है, तो आपने बस नाम लेते गए और वो उसी हिसाब से और चूंकि आपका रोल नंबर 1 था तो आपका सबसे ऊपर आया। हाँ। तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया उसका फिर? तो हाँ। उनको ये लगा कि भाई इनको कैसे समझाएं, तो उन्होंने बोला कि देखिए जैसे आईएएस पीसीएस होता है, वैसे एक्टिंग जगत में ये इसका आईएएस पीसीएस है। तो पूरी दुनिया इंडिया भर में यहाँ पे लोग आते हैं, सिर्फ 26 लोगों का सिलेक्शन होता है और इसने टॉप किया है। मैंने कहा यार आप, मैंने टॉप थोड़ी करे, अरे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, ये इससे इजी रास्ता कुछ नहीं है, और इसमें दिमाग नहीं खपाना है अपने को, ऐसे चलते हैं, यही बोलना है। कि टॉप किया। और फिर मेरे पास इतने कॉल्स आने लगे कि अरे तुम बधाई हो, तुम ये हो। अब लोगों को टॉप किया है, इस वजह से लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि ये है क्या। तो कुछ रिलेटिव्स तो ऐसे बोलते थे, अच्छा वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में गई। Oh yeah, it has been like wonderful journey till then. So I'm sure NSD का तो मतलब you had the best of the time in NSD, Yeah, है ना? इनफैक्ट मतलब एनएसडी अगर नहीं गई होती तो शायद सीखने में और इतनी समझ बढ़ने में काफी साल लग जाते। तो एनएसडी ने थोड़ा रैपिड कर दिया, थोड़ा जल्दी कर दिया। तो NSD आपका कब कंप्लीट हुआ? 2016 में। 2016 में। मुंबई कब आए आप? 2016 में। अच्छा, उसके तुरंत बाद। हाँ। आने के पहले क्या लगता था कि क्या होगा, और आने के बाद मतलब जो लगता था, ये तो पता ही रहा होगा कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट फिर भी क्या क्या रहा था? देखिए जिस तरह से हमारा बैकग्राउंड है और जिस तरीके से सिनेमा की छवि पुराने ज़माने से लेके अब तक जो चली आ रही है, वो चेंज तो नहीं हुई है। तो ऑफ कोर्स मैं एक माइंडसेट के साथ आई थी कि यहाँ पे कास्टिंग काउच होगा। अच्छा। और बदतमीजियाँ होंगी, मुझे हाँ। अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो मैं अपने मन ही मन डायलॉग तैयार करती थी कि कोई मुझे ऐसे बात करेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगी, ऐसे बोलेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगी। काम के बारे में इतना नहीं सोचा था, पर हाँ इतना पता था कि स्ट्रगल बहुत है, काम मिलना बहुत मुश्किल है, पर किसके पास जाना है, क्या करना है, कहाँ लगना है, किनसे मिलना है, ये इसका कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक आई थी। बस इतना था कि अपने आप को सेफ रखते हुए, सेफ्टी का ख्याल रखते हुए और अपनी वेलबींग को रखते हुए मैं देखूंगी, आई एक्सप्लोर। मेरा कोई ऐसे सोच के नहीं आई थी इस बारे में कि काम किस तरीके से किस पेस में मिलेगा। तो आपको ये लगता है ये बात कि मतलब कि जैसे कोई नया आता है, चाहे वो ट्रेन होकर ही क्यों ना आए, और यहाँ पे आकर के वो एकदम वो जीरो से शुरू करता है, और एक ऐसा कि एक प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं मतलब 1 2 3 4 5 6 नहीं, ऐसा हाँ, कुछ कोई ये सीढ़ी नहीं है कि आप चढ़ते हुए हाँ, लेवल अप होते कि मतलब चलो जाओगे। अभी हमें एक माइलस्टोन नहीं, हमें यहाँ तक पहुँचना है, इस माइलस्टोन तक, या फिर इतना वो करना, बस आप ऐसे तीर मारते रहो, मतलब ऐसा ही। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मतलब पता नहीं, काम जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से आप प्रोग्रेस करते हैं। कई बार होता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि आपको मना भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब लगता है कि इस काम में मैं फिट इन नहीं, अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ। तो अब हम आते हैं उस बात पे, जैसे आपने कहा कि आप मान के आई थी कि कास्टिंग काउच होगा। तो did you face anything like that? Yeah, like not very वैसा कुछ, but I met a person who is director, and
हम किसी कैफ़े में बैठे थे, मैं उनको पहले से जानती थी और बहुत वियर्ड कन्वर्सेशंस हो रही थी एंड आई थिंक वो मेरा पहला था। और उसके बाद एक जन से और मिली थी, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से बात की कि कुछ ऐसे बात करते करते और मैं उनके हिंट को अवॉइड करते करते एक टाइम ऐसा आया इज़ लाइक कि तुमको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और मुझे नहीं लगता कि तुमको काम आसानी से मिलेगा। मैंने कहा सर जी सुनिए, इसी एटीट्यूड से मुझे काम मिलेगा, मुझे पता है, और थोड़ी देर में मिलेगा। तो खाना पकाए हैं कभी आप? तो अच्छा खाना पकाने में थोड़ा टाइम लगता है और मेरे में पेशेंस है, मैं कर लूँगी, थैंक यू सो मच, प्लीज़ जाइए। तो या इस तरीके के 2 तरीके के इंसिडेंट्स रहे हैं, बट अदरवाइज़ कास्टिंग कंपनी में ऐसा एज सच कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर्स, एक्टर्स के साथ थोड़े इस तरीके के वियर्ड इंटरेक्शंस हुए हैं जिसको ईज़िली मैंने हैंडल कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू थिंक अभी बिकॉज अभी कास्टिंग पहले तो आई थिंक 10 साल पहले कास्टिंग एजेंसीज भी नहीं होती थी, लेकिन अब कास्टिंग एजेंसीज हैं। सो कास्टिंग एजेंसीज से कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। इनफैक्ट जब मैं एनएसडी से आई थी, वहाँ यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो मैंने 1-2 ऑडिशंस दिए थे। मतलब फ्री एंट्री जो होता है कि वॉक इन करके आप जाके ऑडिशन दे सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने 1-2 जगह ऑडिशन दिया था। एंड उसके बाद सडनली मुझे कॉल्स आने लगे अलग-अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स के, और मैं सोचती थी कि शुरू में पूछती थी कि किसने दिया आपको नंबर मेरा? कैसे आपको पता चला? तो समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे ये लोग। फिर मतलब वो बताते थे, कोई बताते थे, कोई बताते ही नहीं थे कि कहाँ से नंबर मिला। फिर मैंने पूछना ही बंद कर दिया कि अरे ठीक है, ऑडिशन देने बुला रहे हैं, जा रहे हैं ऑडिशन देने। फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली वो एनएसडी और एफटीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स में जो निकलते हैं बच्चे, उन सबके नंबर वो लेते हैं। तो एनीवेज दे अप्रोच। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि हाँ, मतलब भटकने का मौका तो नहीं लगा कि आप कहीं भी जाके किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास में। तो आपने शुरू कैसे किया? जैसे आप आई, तो नेचुरली पहले आपने कुछ रिसर्च किया होगा कि इस जगह मुंबई में रहना है। हाँ, मेरे सीनियर्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले से हाँ। वर्सोवा, मड में या सब रहते थे। अच्छा, तो मतलब सेम जैसे कि हम होता है कि हम कहीं किसी दूसरे शहर में चाहे पढ़ने के लिए जाएं या नौकरी करने के लिए जाएं, तो पहले होता है कि कोई हमारा एक होता है जान पहचान का, उससे मिलते हैं, फिर वो ऐसे करता है। तो यहाँ पर भी आप कोई सीनियर्स रहे होंगे, आप आए होंगे, एक जगह आपने डिसाइड किया होगी, उसके बाद आपने मतलब ऐसे शुरू किया होगा कि अब मुझे कास्टिंग एजेंसीज में जाना है। दिस इज हाउ यू स्टार्टेड हाँ, एंड दिस इज द वे दैट अगर कोई आता है तो उससे क्या करना है, मतलब यही करना चाहिए, मतलब यही यही प्रोसेस? प्रोसीजर है और इसके अलावा तो कुछ नहीं। धीरे-धीरे आपको खुद समझ में आने लगता है और इसके बाद मतलब स्टार्टिंग तो यही होता है। आई थिंक मतलब रिसेप्शन जैसा ही है कि आप किसी जगह पे जाते हो तो आप पहले रिसेप्शन में एंटर करते हो, फिर वहाँ पे आप चीज़ें करते हो। उसके बाद आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से आपका अपना तरीका क्या है अप्रोच करने का, वो बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप सबको अपने-अपने रास्ते खुद चुनने पड़ते हैं। कितना फायदा होता है अगर आप ट्रेंड हो एनएसडी या एफटीआई से? फ़ायदा तो सिर्फ़ इतना है कि अगर एक क्लब है, तो उस क्लब में आपको एंट्री ज़रूर मिल जाती है उसकी वजह से। अच्छा। बाकी आप कैसा नाचते हैं और कैसा अपने आप को आपको काम कैसा मिलता है, वो सब आपके टैलेंट पे और आपके टाइमिंग पे और आपकी किस्मत पे, बहुत सारी चीज़ों पे मैटर तो करता है। एंट्री मतलब कैसे एंट्री लाइक मिलने? कि थोड़ा-सा सीरियसली लेते हैं। हाँ, अगर आपने बताया कि आप एनएसडी से हाँ, एफटीआई से हैं, तो हाँ। मतलब कि ये ट्रेन तो होकर। शुरू में तो मैं एनएसडी से हूँ, ये बताती ही नहीं थी। अच्छा। मुझे डर लगता था कि मुझे क्या पता, मैंने तो थिएटर किया है, मुझे एक्टिंग नहीं आई तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होगा। तो मेरे को बताना ही नहीं है। तो धीरे-धीरे जब ऐसा होता था कि ऑडिशंस होते जाते थे, तो फिर वो इंट्रोडक्शन में पूछते थे। मुझे इंट्रोडक्शन का आइडिया नहीं था कि क्या है, तो वो बोलते थे अच्छा ठीक है, मैं जो पूछूँगा आपको बताना है। अच्छा। तो उसमें वो पूछते थे कि अच्छा क्या किया है? अच्छा आपने कोई ट्रेनिंग ली है क्या? तो फिर बताती थी कि अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे 3 साल का एक्टिंग कोर्स किया है। कहाँ से किया है? तब मुँह से निकलता था कि अच्छा एनएसडी से किया है। तो अच्छा आपने एनएसडी से किया है, तो वैसे थोड़ा अलग से वैल्यू ऐड हो जाती थी, तो थोड़ा मतलब अच्छा भी लगता था, बट मतलब ठीक है। पहला काम जो आपको ऑडिशन से मिला? मैंने बहुत सारी इंडी फ़िल्म्स मैंने ज़्यादा करी है, तो पहला काम ऑडिशन से मुझे मेघना गुलजार जी का मिला था, ओह! राज़ी फ़िल्म। ओके। तो जब जो चूँकि 2 दिन का काम था हाँ। और एक छोटे से टीचर का कैरेक्टर था। तो मुझे एक तो उनके सेट पे जाना था, गुलजार की बेटी हैं वो। इतना अच्छा लिखने वाले इंसान की बेटी किस तरीके से काम करती है, उनके सेट पे क्या एनवायरनमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, मुझे वो
पूरा सब कुछ देखना था और आई बीन लकी कि मुझे वो काम मिला 2 दिन का ही सही पर बहुत अच्छा था, बहुत बहुत मज़ा आया वो तो मतलब जो एक उसका मतलब कि पहले ऑडिशन में आपको हो गया था या 2-3 ऑडिशन दिए थे? नहीं ऑडिशन तो बहुत लगातार दे देगी, ऐसे तुरंत नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लगा था अच्छा, ये मतलब कुछ 4-6 महीने लगे, 4 महीने आई गेस, हाँ अच्छा। 4-6 महीने लगे थे। अच्छा 2 दिन का रोल था, 4 महीने लगे 4-6 थे और फिर जब ये फाइनली कंफर्म हुआ था कि ये आप कर रहे हो, व्हाट वाज दैट फीलिंग? बिकॉज़ दैट वाज योर फर्स्ट एंड इट वाज अ गुड वन एक्चुअली। या डर लग रहा था हाँ, नहीं जब जब पहली बार सुना किसी ने बताया होगा हाँ कि आप अच्छा आप यू आर कि डूइंग ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं हूँ, ओह मतलब नोटिस मतलब होने के लायक है, कुछ तो है, ये फील हुआ था कि अच्छा ठीक है, कुछ तो है, ठीक है, मतलब क्योंकि सिनेमा और थिएटर थोड़ा अलग है, अब देखा जाए तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो माइक्रो से मैक्रो का डिफरेंस है, तो थिएटर इज़ काइंड ऑफ मैक्रो, आप एक वन गो में चीज़ें देखते हैं और एक अलग सेटअप में देखते हैं, पर कैमरा के सामने काफ़ी इंटीमेट चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा अलग होता है। तो मुझे लगा था कि अगर मेघना गुलजार ने मुझे सेलेक्ट किया है तो मतलब शायद कुछ तो बात होगी, तो लगा कि ठीक है चलो, कुछ कुछ भरोसा सा है अपने आप पर। तो मतलब शुरू में बिकॉज ऑफ ये मीडियम अलग है थिएटर और फिल्म, तो इसकी वजह से वो भरोसा खुद पे नहीं आ रहा था। नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस तो बचपन से रही हूँ मैं। अच्छा, पता नहीं, हाँ मतलब लाइक बट इतना रिवोल्यूशनरी लाइफ हाँ, मतलब होने के बाद टेक्स टाइम टू बिलीव yeah, योरसेल्फ, आई okay. थिंक इजीली बिलीव कर लेना इज नॉट माय थिंग, आई डोंट वांट टू बिलीव इन माय सेल्फ इजीली, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। And I know कि going for audition, giving many auditions, getting shortlisted in auditions and not getting selected, time just passing by, you know people are expecting, सब कह रहे हैं मतलब एक पता है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं, being a girl, और there are many pressures. So what is the biggest frustration? Is it like या is there any first question is that या ऑफ कोर्स प्रेशर ऑफ कोर्स रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, पैसे का प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर रहता है, लोग पूछते हैं उसका प्रेशर रहता है, और अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने सामने होती है कि भाई काम मिलते रहना चाहिए, उसका भी एक प्रेशर होता है। मुझे इन प्रेशर्स से इतनी बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सफोकेटिंग होता है, बहुत पेनफुल होता है इस चीज़ से गुजरना, पर मेरी सबसे ख़राब स्थिति मैंने तब महसूस की थी जब मेरी ऑडिशन देने की इच्छा ख़त्म हो गई क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। oh. होता है ना कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे सपने मर रहे हैं क्या। ये कब हुआ था? ये 1.25 साल हो गए, मतलब अभी भी कुछ महीने पहले तक भी ऐसा होता रहा कि मैं ऑडिशन देना नहीं चाहती थी, मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती थी, मैं बंद कर चुकी थी सब कुछ बंद कर चुकी थी, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, मैं बस क्या ये फीलिंग थी कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं कुछ नहीं होने वाला? नहीं, ये इतना नहीं सोचती थी कि कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं नहीं होगा। मतलब कि मैं मुझे कितने ये लगता था कि एक तो ये एहसास होता था कि मुझे ऑडिशन देने का मन नहीं कर रहा है। अब खुद को पता है कि जब ऑडिशन देने का मन नहीं कर रहा है, ऑडिशन दे नहीं रहे हो तो कुछ होगा कैसे। पर ऑडिशन, इससे पहले ऑडिशंस भी इतने दिए हैं, लगातार इतने ऑडिशंस दिए हैं, हाँ तो इतने शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इतनी जगह पे बात हुई है, पर फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे भी वैसे देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशन अपने आप को लेकर तो होती ही है, पर अदरवाइज और भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन होती है, जैसे कि किसी फिल्म में या किसी सीरीज़ में मुझे लॉक कर दिया गया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और डायरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे खुद भी लग रहा है कि अगर मुझे कास्ट करना होता तो मैं शायद ऐसी ही लड़की को कास्ट करती इस रोल के लिए, पर्टिकुलर रोल के लिए, और जिसमें मैं बहुत ईजिली फिट इन हो पा रही हूँ और काफ़ी कुछ बेहतर करके दे सकती हूँ। तो उसमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा फेस नोन नहीं, मैं फेमस नहीं हूँ। ऐसी चीज़ों से बड़ी तकलीफ होती है कि जब तक काम मिलेगा नहीं, फेमस कैसे नहीं, फेमस हो नहीं सकते। काम करने के लिए आई थी, फेमस होना बाय प्रोडक्ट है काम करने का। मतलब ये आप काम देने से पहले किसी को फेमस होना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब ये वो सिचुएशन है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं,
और आपको एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। डू यू थिंक कि आइडियली जैसे अगर हम देखें तो नए लोगों को काम तब मिलता है जब कोई इंडिपेंडेंटली फिल्में बनाता है, हाँ, और रिस्क लेता है। वो जो रिस्क लेता है। इवन अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हाँ। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स भी कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कि कोई इस बजट में या कोई हाँ। रिश्तेदारी में या दोस्ती यारी में कोई तो अच्छा नोन फेस अगर काम कर दे तो हमारा पैसा निकल जाएगा, हाँ। या हमको काम मिल जाएगा। हाँ। वो भी एक्चुअली जरूरी है, हाँ। क्योंकि अगर मैं सोचती थी कभी कभी कि अच्छा मैं फिल्म बनाऊंगी तो मैं किसको लूंगी, ऑफ कोर्स मैं भी यही सोचूंगी। करेक्ट, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही वर्क ऐसे वर्क करता है। तो मतलब अगर हम प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम देखें तो उसको पता है कि अगर हमारी फिल्म में कोई बड़ा फेस नहीं होगा तो लोग देखने नहीं आएंगे, फिल्म बिकेगी नहीं और उसका रिकवरी नहीं होगा, इसलिए नए लोगों को मतलब वो अगर वो चाहे भी तो वो नहीं कर सकता है। और अगर शायद कोई एक रिवोल्यूशनरी इंसान ऐसे है जिसे जो इतना हो कि मतलब एज ए फिल्म मेकर कि मैं अपने दम पे काफ़ी हूँ करने के लिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। जैसे मैं अगर मैं दो नाम अगर से मैं देखता हूँ तो एक राम गोपाल वर्मा आते हैं और एक अनुराग कश्यप आते हैं। कि मैं एक राम गोपाल वर्मा आए तो मनोज बाजपेयी आए, अनुराग कश्यप आए तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए और बहुत सारे लोग आए। तो वो एक तरीके से तो या तो इतना कोई इस तरीके का रिवोल्यूशन आए, बट रिवोल्यूशन भी एक प्रोसेस नहीं है, यू नो। सो आई थिंक बट इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम, सो ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन प्लेस नहीं है कि कोई ये हो कि हाँ चलो 5 करोड़ की नहीं, अगर मैं 50 लाख की फिल्म बनाऊं तो 50 लाख की फिल्म हमारा रिकवर हो जाए। वो एक जो है वो एक इकोसिस्टम नहीं है। जैसे पहले शायद आर्ट फिल्म्स को लेकर के था कि एनएफडीसी था और गवर्नमेंट सपोर्ट था, दूरदर्शन में फिल्में जाती थी, देखी जाती थी, कुछ शायद हो जाता था, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन पहले मतलब फिल्में बनती थी। लेकिन अभी और भी ऐसा ये कम हो गया है कि उस तरीके से इंडिपेंडेंट फिल्मों का बनना। तो आई थिंक जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि अगर ये हो जाए कि हाँ ये फिल्म बन करके ऑडियंस तक पहुंच जाए और ऑडियंस देख लें और उसकी रिकवरी हो जाए, तो आई थिंक दिस इज द ये एक फ्रेश ब्लड जो आने का एक सिस्टम है वो शुरू हो जाए। हाँ, of course, So this is primarily what we are trying to do with wonderful. open theater. आइडिया ये है कि जैसे ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, हमें पता होता है कि हम जो है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो ऐसी फिल्में मिलेंगी, अगर हम मतलब ऐसे स्टार्स की फिल्में मिलेंगी, या जो भी हमें पता है कि हम जनरली फिल्में क्यों देखने जाते हैं, क्योंकि हमें एक अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें तो हमें ये पता होता है कि ये इसकी फिल्म है या मैं उससे एसोसिएट करता हूँ। हम ओपन थिएटर पे एकदम उल्टा करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग अगर आएँ तो उनके अंदर ये हो कि हम यहाँ पे कुछ नया डिस्कवर करना चाहते हैं। मैं एक ऐसे एक्टर को हम देखेंगे फिल्म जिसको हम नहीं जानते। रेडियो की इतनी खूबसूरत मेमोरी क्यों होती थी? क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि अगला गाना कौन सा आने वाला है। और अगर वो गाना जो है ना ऐसा निकल गया जो मैंने सोचा भी नहीं था, शायद मैं सुनना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो गाना ऐसे आ गया और इतना अच्छा लग गया क्योंकि हमने वो डिस्कवर किया। तो ये जो है ना कि दिस इज एग्जैक्टली यू नो वी आर ट्राइंग टू डू दैट कि हम लोग आए तो डिस्कवर करें एक ऐसे एक्टर को या एक ऐसी कहानी को, एक ऐसे नैरेटिव को, एक ऐसा एस्पेक्ट किसी फिल्म मेकर का जो शायद हम अभी तक जो देख रहे हैं वो हमने नहीं देखा, और वो डिस्कवरी जो है दैट इज द जॉय एक्चुअली। तो ये एक्सपेक्टेशन सेट हो कि हम आएंगे तो हम यहाँ पे कुछ डिस्कवर करेंगे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट an audience driven platform where audience will decide and promote the film. Wow. So that's wonderful. That's wonderful. Yeah. So because audience इस तरीके से educate भी होगी। इनफैक्ट अगर audience educated हो ना तो इतनी मुश्किल नहीं है हमारे लिए फिर। हाँ, किसी प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल नहीं होगी कि प्रोड्यूसर को क्या फर्क पड़ता है, लोग फिल्में जाएं बस वही बात होती है। पर हमारे ऑडियंस ही अगर मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के पीछे ही अगर पागल रहेंगे और उनको पता ही नहीं है कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। दोनों चीजें होती हैं कि जो हम दिखाएंगे वही वो देखेंगे, दूसरी चीज ये भी होती है कि वो जो देखेंगे वही हम दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज होना चाहिए। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आपने ऐसी चीजें सोची और इस तरीके से कुछ शुरुआत करी है।
तो एक्चुअली ऑडियंस का भी क्या है ना कि मतलब इन टर्म्स ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि उनको एजुकेट करने का ज़्यादा ज़रूरत है, उनको तक चीज़ें पहुँचे। अगर वो पहुँचेंगे तो लोग मतलब अगर उनको अभी एक्सपोजर ही नहीं मिला पहले अगर हम अभी देखें जो है जैसे पहले 90s में फिल्में बनती थी, अब जितनी अलग अलग तरीके की फिल्में बनती हैं, बहुत कुछ बदला है। क्यों? क्योंकि इवन ओटीटी के आने से बहुत कुछ बदला है। लोगों को फिल्में मतलब जिस तरीके के लोग फिल्म देखने लगे, तो क्यों? क्योंकि पहले पहुंची, जब वो उस तरीके की पहले जब फिल्में पहुंचने लगी, तो और अभी भी मतलब मैं रिसेंटली किसी से मिला, मैंने कहा कि फिल्में देखते हो, 19 ईयर ओल्ड बॉय, तो मैंने कहा हाँ, अगर हाँ मैं देखता हूँ, खूब फिल्में देखता हूँ। मैंने कहा कि मैंने किसी एक बड़ी फिल्म का नाम लिया, तो मैंने कहा ये देखा, अरे नहीं ये कौन देखता है, तो मैंने कहा कौन सा, फिर मतलब तुम किस कैसे, तरह की फिल्में हाँ देखते हो? मतलब क्या देखते हो, तुम्हारी फेवरेट फिल्म क्या है? तो उसने कहा कि मेरी फेवरेट फिल्म गामक घर है। और मैं नहीं जानता था तब, मैंने Wow. पहली बार It's a गामक घर, wonderful film. हाँ इट्स वंडरफुल फिल्म, सुपर फिल्म। मैं तब नहीं जानता था। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ये बताओ ये कहाँ मिलेगी गामक घर? तो मैं उसने बताया मुझे, फिर मैंने गामक घर देखा, और जब मैं गामक घर देखने लगा तो वो मैथिली में फिल्म है, और मैं देख, इट्स सुपर फिल्म, यू नो, मतलब एक अलग वो, अब वो उसका एक अलग फील है। मतलब आप जब देख रहे हो तो आप लगेगा आप उस घर में हो, आप बैठे हो, आप खुद आपको फर्क नहीं पड़ता कि कहानी कहाँ जाएगी, क्या होने उस वाला है, घर में होने का फील ही अपने आप फील ही में अपने वही आप। फिल्म है। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि देखो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और मतलब मैथिली और मेरा वो जो एक लैंग्वेज है, वो भी मतलब मैं उसी साइड से एक मतलब कोलोकियल बेल्ट जुड़ा से, हुआ, हाँ। हाँ उसी बेल्ट से जुड़ा हुआ है। पर मैं जब वो देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि मेरा तो समझ में आता, मुझे तो अच्छा लगना था, जो वो लड़का था वो गुजराती था, ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जामनगर, वाह। और जामनगर का 19 साल का लड़का, उसको गामक घर अच्छी लग रही। तो Thank you for sharing this. It sounds like hope. Actually, hope. सो एंड वो मैं इतना खुश हुआ इस बात से कि देखो ऐसा नहीं कि बिकॉज, लेकिन आप देखो कि मुझे गामक घर देखने के लिए मुझे कम से कम 15 मतलब मुझे नहीं पता था वो फिल्म देखने के लिए, उससे मुझे ढूंढना पड़ा, फिर बाद में शायद, मुझे अभी भी याद नहीं, शायद मूवी भी देखी है मुझे कहाँ से, मूवी भी है। हाँ। तो ये ना कि वो डिस्क की मतलब ऑडियंस है, वो मतलब उनको तक वो पहुंचने वाली बात है, अगर उस इस तरीके की फिल्म पहुंची। मैं गोवा गया था, अच्छा मुझे लगता था कि नहीं ये जो ऐसी फिल्में हैं वो बहुत वैसा जो इंटेलेक्चुअल लोग होते होंगे, जो 40s में होते होंगे उस काइंड ऑफ, या जो सिनेमा का उनको बहुत इंटेलेक्चुअल, वो वही लोग देखते होंगे और उन्हीं लोग मैं गोवा में गया, और गोवा में गया तो मैं मतलब गोवा फिल्म फेस्टिवल इफी में गया था इस बार। तो मैं देखा अगेन, यू नो, दिस 23, 24, 25 अभी स्टूडेंट हैं या बस फर्स्ट जॉब में हैं, और वो छुट्टी लेकर के आए हैं, और जहाँ मैं रुका हुआ था वो बगल जो अपार्टमेंट था पूरा भरा पड़ा था वो, और वो सारे, तो मैं सब वहीं भाग रहे थे, तो मैंने कहा ये तो सब मतलब हमारे सब इसी के लिए आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया, मैंने कहा कि अच्छा मतलब तुम आए हो, तो मुझे लगा कि सिर्फ शायद, फिल्म देखने आए हैं। तो मुझे लगा कि यार मैंने कहा अच्छा तो तुम क्या करते हो, मैं पढ़ाई करता हूँ, या मैं फर्स्ट मेरी पहली जॉब। मैंने कहा अच्छा तो तुम फर्स्ट टाइम या, कहा नहीं मैं तो हर साल आता हूँ। तो मैंने कहा कह रहा मेरा ये मतलब ये मेरा चौथी साल है। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे लगा कि अच्छा, मैंने कहा कि मतलब क्या डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, मतलब क्या है? कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बनना है। So sweet. मैंने कहा तुम्हें कुछ फिल्मों में कुछ कहेगा? नहीं मुझे अच्छा लगता है, देखना अच्छा देखना अच्छा लगता है फिल्में। मैंने कहा अच्छा, तो और वो मैं उनसे पूछ रहा था, और वो कितना अच्छा होमवर्क करके आए थे कि उन्होंने बोला था कि ये उन्होंने पूरा लिस्ट बना के आई थी, कौन कौन सी देखनी है, कौन कौन सा ऐसा है, किस किस तरीके का है, कैसे कैसे है। तो मैंने कहा यार, और इतनी मेहनत किया, मतलब उनको इतना शौक था उस चीज को लेकर के। मैंने पूछा, मैंने कहा कि ऐसा मतलब इतना क्या है, तुम तो ऐसे लग रहा है कि बहुत पूरा प्रोग्राम कर लेकर के आए हो। तो कहते हैं कि और कहाँ देखने को मिलेगी ऐसे, ये फिल्में कहाँ मिलेंगी देखने के लिए? कह रहा कि रिलीज नहीं होती हाँ हैं। यहाँ पे आएंगी उसके बाद चली जाएंगी। बोले कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, उसके बाद जो यहाँ से बचेंगी केरला में जाऊंगा, और फिर हिमाचल में जाऊंगा,
और ये देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत कम आती हैं, बाहर की इंटरनेशनल फिल्में तो वैसे भी नहीं मिलती। एंड देन आई रियलाइज कि देखो इट इज नॉट There, people want to see. want to see, Watch but they and- do not know where we can see that. और जो मैं आपको बताऊं कि जो सेकंड फिल्म जो हमने रिलीज की काजी, ये एक इंसान जो बचपन से उसको पढ़ना बहुत शौक था, उसने फिल्म देखी, उसने कहा यार कभी हम बड़े होंगे तो एक फिल्म बनाएंगे। एक 9th 10th में कोई एक लड़की है जो सोचे मैं बड़ी होकर के फिल्म बनाऊं, लेकिन घर की स्थिति ऐसी है कि हम नहीं सोच सकते हैं, मुझे कमाना है। तो उसने उसको पता कि पहले तो मुझे थोड़ा सा कमाना है, कुछ फाइनेंशियली स्टेबल होना है, और फिर उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। एयरफोर्स में जब ज्वाइन करना शुरू किया, और जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से उन्होंने एक पिगी बैंक बनाना शुरू कर दिया कि मैं इतना पैसे निकालूंगी फिल्म बनाने के लिए। और 11 साल तक वो एयरफोर्स में उन्होंने जॉब किया, पैसे इकट्ठे किए, और फिर रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद शी बिकेम मदर, एंड देन शी सेड दैट कि नाउ आई एम गोइंग टू मेक माय ओन फिल्म। और आई थिंक उन्होंने फिल्म शुरू किया था तो 1.5 years का उनका बेटा था। और नॉर्थ ईस्ट में पूरी फिल्म शूट की, नॉर्थ ईस्ट के लोकल एक्टर्स के साथ उन्होंने फिल्म शूट की। फर्स्ट टाइम, पहली बार फिल्म बना रही थी, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर उन्होंने बनाई है। मुझे साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं अच्छी लगती है, मेरा चॉइस वैसे, मुझे चॉइस ये लगता है कि साइकोलॉजिकल थ्रिल क्या होता है कि अगर आप मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे नहीं, जो अभी तक मैंने हुस्सा ने बहुत देखी भी नहीं हो बहुत अच्छी, लेकिन वो जॉनर थोड़ा सा नहीं। और कभी कभी तो मुझे बहुत बार मैंने देखा तो मुझे क्या नहीं अच्छा लगा कि आप एक कैरेक्टर चल रहा है, चूंकि वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और वो अगर साइको है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो अभी ABC पाथ ले रहा है तो क्लाइमेक्स में जाकर के वो XYZ ले रहा है, जबकि मैं तो उसको मतलब ABC जान रहा हूँ, पर XYZ यही होगा, क्योंकि अगर तो वो more or less you don't like watching it. क्योंकि मतलब ये जो है ना कि ये अचानक पलट जा रहा है कैरेक्टर, तो ये था। और काजी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, और आई लव्ड इट बिकॉज कि हाउ, मतलब इस तरीके से किसी ने सोचा। और मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे ही, मतलब वो जब कोई एक फ्रेश ब्लड आता है ना, वही उस तरीके से सोच सकता है। Is it a true story that वो उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया and then उन्होंने पैसे जमा किए? हाँ, Oh my God. that's what I'm telling. मैं कहानी नहीं, मुझे लगा वो फिल्म की कहानी है। No, that's why I'm telling you कि एयरफोर्स का रिटायरमेंट लिया, फिर उनको जो है मतलब उसके बाद उन्होंने, What's the name? उनका नाम है शिबा घोष, और फिल्म का नाम काजी है। Wow. और उन्होंने वो फिल्म बनाई, और जब वो फिल्म बनाई तो वो मतलब Is it available on open या theater? इट इज ऑन ओपन थिएटर। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम और जब हमारी मुलाकात इफी गोवा में हुआ था, तो मैं गया उनसे, और मैंने उनका, जब ये वो काजी का पोस्टर उन्हें लगाया हुआ था, तो काजी के पोस्टर में, और उन्हें बहुत जैसे तो कोई दिल से कोई काम करता है ना, पता नहीं कैसे दिल तक पहुंचता है। बहुत सारे पोस्टर लगे थे। मैंने काजी के पोस्टर में, उन्होंने वहाँ पे QR कोड भी था, तो मैंने QR स्कैन किया, मैंने कहा इसका मैं ट्रेलर देखता हूँ। और मैं ट्रेलर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा कि देखो मैं अभी यहाँ पर हूँ, और ट्राई टू रीच आउट टू दिस फिल्म मेकर, एंड मे बी अगर वो भी यहाँ पे होंगी, क्योंकि यहाँ पे लगाया हुआ पोस्टर, तो मैं मिलता हूँ। तो उनसे वहीं पे फिल्म बाजार में उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि जब बात हुई और हमने उनको बताया तो कि हम ऐसा करते हैं, तो बोला कि मैं मतलब 2 साल से कोशिश कर रही हूँ फिल्म रिलीज करने का, कुछ नहीं हो रहा, और आज तो मैं बिल्कुल आने नहीं, मतलब मेरा ऐसा कि मुझे आना ही नहीं है, मतलब ये फिल्म बाजार में, क्योंकि लेकिन आज मेरी मम्मी ने कहा कि आज जाओ आज कुछ अच्छा होगा। और उन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट कि मतलब आप ये अपने, क्योंकि हमने अपनी फिल्म के साथ, यहाँ तक हमने अपनी फिल्म के साथ किया था। हमें जब ये नहीं हुआ कि फिल्म ऑडियंस तक, हमने कहा ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, और हमने कहा ऑडियंस को ही प्रॉफिट पार्टनर बनाएंगे, ऑडियंस हमारी फिल्म प्रमोट करोगी। और ये हमने जो रेफरल सिस्टम का एक आइडिया वो किया, इम्प्लीमेंट किया था, एंड इट बिकेम सक्सेसफुल। तो उन्होंने कहा कि आपने किया ना, तो अब मेरे अंदर भी हिम्मत है कि मैं भी ये करना चाहती हूँ। तो मतलब उस तरीके से जो है हमारी मुलाकात हुई। और मैं बताऊं कि मैं, दूसरी चीज, जब आप इमेजिन कीजिए,
आप ये जर्नी जो मैंने आपको बताई, इमेजिन कीजिए आपने किया और आपने अच्छी फिल्म बनाई है। उसके बाद आपको फिल्म आप तक नहीं पहुंच पा रही, आप पेन सोचिए, फिल्म एक आप देन इट्स जस्ट Very लाइक painful, या it's very painful. योर चाइल्ड, और आप ना उतना करने के बाद आपको जो है ना कि No, I आपको can एडमिशन लिखवाना है understand what बच्चों it को, feels like. तो वो नहीं पहुंच पा रहा, पहली चीज चलो हो गया। दूसरा बात क्या है कि यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड, कि मतलब आप कि कौन देखेगा आपकी फिल्म। सो दिस इज व्हाट primarily, you know, we created open theater because we felt, you know, disrespected, कि मतलब कि ये सब कि गुनाह थोड़ी है अगर हमने सपना देखा, हमने बनाया। और मैं मजबूरियां समझ सकता हूँ कि भाई रिटर्न नहीं है सारी चीजें, बट देयर इज समथिंग कि आप क्यों बना ली और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं जब हमने काजी रिलीज किया फिल्म को, और अच्छा दूसरा चीज होता है कि ऐसी फिल्में मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे आ भी जाती हैं तो वो डंप कर दी जाती है। कभी कभी तो डायरेक्टर को एक हफ्ते बाद पता लगता है कि मेरी फिल्म रिलीज हो गई है। मतलब हाँ, आई नो मेनी पीपल, उन्होंने कि बोला कि हाँ ये रिलीज हो चुकी है। हाँ मैंने कहा मैंने देखी, कह रहा हाँ अच्छा मुझे तो आज ही पता लगा था। हाँ. तो मतलब उनको पता नहीं लगता वो कब रिलीज हो जाती है, तो कभी नहीं पहुंचती नहीं। तो हमने काजी का जो है हमने पूरा उसका पीआर किया था हमने, और जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं सब में क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी, इनकी ये स्टोरी भी आई थी, सारा कुछ पहले पीआर हुआ जिस तरीके से होता है, फिर हमने टीजर लॉन्च किया, फिर फिल्म रिलीज मैंने किया। इंस्टाग्राम पे भी देखा था. हाँ, तो उसके बाद मैंने जिस दिन शाम को जिस दिन फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने शाम को उनको फोन किया, मैंने कहा कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, और एंड व्हाट शी शेयर्ड, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू यू नो जस्ट लिसन टू हर वॉइस, कि क्योंकि ये एटलीस्ट कि मेरी फिल्म अब आ गई है, Is it available is somewhere to available, watch? people can watch, Yeah. and then तो और वो भी कि हाँ मतलब एज ए डिग्निटी कि हाँ कि आई एम अ फिल्म मेकर। So that's why, you know, for me that every film on open theater is for me is just like my own baby, because I am connected to the pain what you know we have gone through. So that's why, you know, that why even we are discussing today, because that you know that you are a, you know, maybe you are working so hard, you have worked so hard, you have done very Work hard still. everybody has to work Yeah, hard, yeah. but you know, and also you have, you know, done one wonderful work, but still you are a fresh blood to To the millions of people. Yeah. So that still needs to be discovered. And this is the, you know, beauty of the fresh blood. Thank you so So much. it cannot be कि मतलब ठीक है, you know, so everything has its own beauty, you know, कि हम शाहरुख खान की फिल्में देखने आते हैं तो लगता है कि यार अभी शाहरुख ऐसे करेगा ना तो लाइफ मस्त है। ये भी है, लेकिन जब हम गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने गए और उसमें हम ज्यादातर लोगों को नहीं जानते थे, और वो जो हमने देखा ना वो मतलब इरफान साहब को देख लीजिए, हाँ, उनसे हाँ, ज्यादातर लोगों ने रिलेट किया है. हाँ, हाँ। तो अब सोचिए कि मतलब अगर आप और ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो लोगों तक अगर पहुंच जाएं तो मतलब वो एक जो है ना कि एक होता है ना, जैसे बोलते हैं कि सिनेमा आप देख के जब थिएटर से निकलते हैं तो यू फील लाइक यू हैव बिकम दैट एक्टर, लाइक शाहरुख खान की फिल्म देख के आए तो यू वॉक लाइक अ शाहरुख खान. पर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें एक्टर्स वो किरदार निभा रहे होते हैं जो आप जैसे हैं. हाँ, तो यू डोंट हैव टू बी लाइक देम, दे आर बिकमिंग लाइक यू. या तो वो काफी होमली सी फीलिंग होती है. आई थिंक वो काफी कुछ समझने और सीखने में मदद करती है, और शायद वो मतलब अपने पेन को थोड़ी सी वैल्यू देने लगते हैं. तकलीफ होती है ना, आम इंसान या कोई भी XYZ कोई भी, जब हम अपने प्रॉब्लम्स को या अपनी तकलीफ को हम हे दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे नजरअंदाज करते हैं, या अपने पेन को भी एक वैल्यू देना चाहिए, करेक्ट, जस्टिफाइड लगना चाहिए. यू गॉन थ्रू सच पेन. वो मुझे लगता है कि वो कुछ एक्टर्स और कुछ फिल्म मेकर्स ही निकाल के ले आ पाते हैं ऑडियंस तक, और वो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए सिनेमा या साहित्य या पेंटिंग या किसी भी तरीके का आर्ट जो डेवलप हुआ है, वो शायद उनका अल्टीमेट इंटेंशन तो यही था ना कि लोगों को
मनोरंजन के साथ साथ थोड़े से खुद की समझ, खुद के लिए प्रेम, खुद के लिए थोड़ी सी वैसी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये भी है ना कि देखिए, जैसे अगर हम देखें तो जो अच्छा परिवर्तन अगर हमारा जो हुआ भी है फिल्म इंडस्ट्री में, जब इम्तियाज अली आए, और मतलब जब हर जगह से लोग आए, सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह से नहीं, जब हर जगह से लोग आए, तब जाकर के वो हमें एक डाइवर्सिटी, हाँ, एक डाइवर्सिटी मिली। दूसरा चीज ये देखिए कि मतलब क्या होता है ना कि अगर ये पता हो ना कि मतलब ड्रीम्स तो सबके होते हैं, और सपने भी होते हैं, लोग करना भी चाहते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आप हिम्मत नहीं थी आपको सोचने की, हिम्मत कर पाना, हाँ, मतलब कि मैं ये आप वो काम कर रही थी, आटा गूंथ रही थी, लेकिन कभी आप ये सोचने की हिम्मत नहीं थी कि मैं बन सकती हूँ या मैं ऐसा कर सकती हूँ। करने की तो आप बात जाने दीजिए, बट लेकिन अगर जब एक फ्रेश ब्लड आएगा और जब वो उसको मौका मिलेगा ना, तो न जाने कितने लोग सोचेंगे, हाँ, कि वो सोच सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये चीजें इम्पॉसिबल नहीं हाँ है, इम्पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट बर्थ में हाँ, पूरी करने वाली नेक्स्ट ख्वाहिश हाँ नहीं है, ख्वाहिश नहीं इसी है, जन्म में पूरी हो हाँ, सकती है। ये हो सकती है, मतलब ये अर्थ पे ही होता है। नहीं तो मुझे लगता है ये मार्स की चीजें हैं, जब वहीं हम देख करके आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके का जो है ना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच शेयरिंग दिस वंडरफुल जर्नी। पर आपको थैंक यू, आपको एक्चुअली कंग्रेचुलेट करूं कि थैंक यू बोलूं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके का प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना, मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा मैंने किसी और जगह पे मैंने इस तरीके का कुछ सुना है कि जहाँ पे लोग अपनी फिल्में दिखाने के लिए और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, और एट द सेम टाइम आप इस तरीके की ऑडियंस को भी एड्रेस कर पा रहे हैं कि हाँ, जिस तरीके की फिल्में आप पसंद करते हैं वो शायद हमारे पास हैं, आप आके देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं। तो हाँ, होनी चाहिए कुछ एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खंगाल सकें, अपने टाइप की फिल्में आप डिस्कवर कर सकें। तो ये बहुत सुंदर काम किया है आपने। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच।